हेलो एवरीवन। आज हमारा होगा सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा होगा आज सेक्शन 18। क्या बात करते हैं हमारे सेक्शन 18? मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड है। ओके, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहता है सेक्शन 18? सेक्शन 18 का फर्स्ट क्लॉज कहता है द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज कहता है कि हमारे पास मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन ये रहा और एक पर्सन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो 2 पर्सन क्या है, एक पर्सन क्या है पॉजिटिव असर्शन करता है, मतलब जोर देता है वो पॉजिटिवली। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो। ठीक है, देखा था पॉजिटिव असर्शन, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली जोर दे रहा है पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दे नहीं रहा है वो। ठीक है, ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू, और जो कि ऐसा असर्शन जो है वो क्या है फॉल्स है, मतलब वो ट्रू नहीं है, और जबकि इसको ही लगता है कि ये ट्रू है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। जो हमने पढ़ा था फ्रॉड, फ्रॉड में कहता है कि ये पर्सन जो है इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन देता है जो कि फॉल्स होती है, जो कि ये खुद भी जानता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। ठीक है, वो तो क्या फ्रॉड, क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि फॉल्स है बट इसको लगता है कि ये ट्रू है, ये खुद धोखे में है, ये खुद अपने आप में धोखे में है और ये इसको वारंटी कर देता है इन्फॉर्मेशन से, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मतलब पॉजिटिव असर्शन करता है। तो ये खुद मिस्टेक में होता है, ये खुद फैक्ट की मिस्टेक में होता है, और वो जो है ये जो है वही इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा होता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो करते हैं वो कहलाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज हमारा यही कहता है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें, ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ डेट विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है। दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू, दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, इसको लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्रू है जबकि वो फॉल्स होती है, तो इसमें होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या होता है, इसको पता होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, गलत है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉस कहता है हमारा। सेकंड क्या कहता है हमारा, सेकंड क्लॉज कहता है हमारा एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज। ठीक है, सेकंड क्या है, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब सॉरी, इसमें सेकंड क्लॉज कहता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, विदाउट इंटेंशन, कैसी इंटेंशन नहीं है, एक तो डिसीव करने की नहीं है, ठीक है, और दूसरा क्या है, या फिर गेन्स एन एडवांटेज, गेन्स एन एडवांटेज। ठीक है, तो अगर कोई सी ड्यूटी ब्रीच की है विदाउट इंटेंशन, उसमें इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की या फिर जो है गेन्स किसी एडवांटेज को गेन करने की। ठीक है, तो ये विदाउट इंटेंशन है, तो ये भी जो है हमारा आएगा हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन में। अगर हमारी इंटेंशन होती खाली तो ये जाता हमारा फ्रॉड में, बट यहाँ पर इंटेंशन नहीं है तो ये हमारा जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, मिसरिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तुम्हारा सेकंड क्लॉज हमारा यही कहता है।
अब आता है इसका थर्ड क्लॉज। अब देखते हैं थर्ड क्या कहता है। causing however innocently a part to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is subject to the agreement। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉज कर रहा है इनोसेंटली। पहले कह रहा है कॉज कर रहा है इनोसेंटली। ठीक है, अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट, किसी पार्टी को, टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पार्टी ये रही हमारे पास और दूसरी पार्टी हमारे पास ये रही। ठीक है, इसको चाहिए थे कि मुझको जो है ग्रेन्स चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के। ठीक है, मतलब कि ग्रेन्स तो छोड़िए, इसको चाहिए कोई टी शर्ट चाहिए, इसको चाहिए टी शर्ट, इसको टी शर्ट चाहिए इसकी लेविस की चाहिए टी शर्ट इसे। ठीक है, इसके पास लेविस की टी शर्ट है। ठीक है, तो लेविस ये क्या है, पर ये लोकल लेविस है, ये लोकल वाली है। इसको लगा कि ये जो कंपनी वाली है, तो क्या हुआ, इसको चाहिए थी कंपनी की, तो इसने इनोसेंटली क्या करा, इसने इसको इनोसेंटली इसको ओरिजिनल बताकर इसको डिलीवर कर दी। ठीक है, और ये क्या था, हमारा एग्रीमेंट का सब्जेक्ट था हमारा ये टी शर्ट हमारी। ठीक है, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे जो है ये होगा मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों, क्योंकि इसने भी इनोसेंटली ही इसको ऐसी जो है टी शर्ट इसको दे दी है। ठीक है, लेकिन है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्ट टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, तो इसको इसके द्वारा क्या मिस्टेक करवाई गई है। ठीक है, मिस्टेक बताई गई है। या फिर इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसको अवॉइड करें हम इस एग्जांपल को, क्या होता है, इसको कोई पर्टिकुलर गुड्स चाहिए होता है, इसको कोई पर्टिकुलर गुड्स चाहिए होता है। इसको थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटीज़ पता है, 1 2 3 4, इसे कुछ क्वालिटीज़ पता है, पर इसको पता नहीं वो गुड्स कौन सा है। तो इसने इस शॉपकीपर से जिक्र किया, इस पर्सन ने इस शॉपकीपर से जिक्र किया कि मुझको गुड्स चाहिए, वो पता नहीं कौन सा होता है जिसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इसने इनोसेंटली जो ना, इसने कोई दूसरा गुड्स बता दिया। ठीक है, इस पर्सन ने कोई, इसे कुछ पर्टिकुलर गुड्स चाहिए था जिसमें ये क्वालिटीज़ थी 1 2 3 4। तो इसने इस शॉप से पूछा मुझको कोई ऐसा गुड्स चाहिए जिसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ठीक है, तो इसने जो है इनोसेंटली क्या करा, इस शॉपकीपर ने इसको ये वाला गुड रेफर कर दिया, जबकि इसमें से ये क्वालिटी थी ही नहीं, या फिर इसमें से कुछ थी ही नहीं, कुछ थी। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो इसको सब्जेक्ट लेना था, ठीक है, जो इसको गुड्स लेना था, उसके रिगार्डिंग इसको मिस्टेक क्रिएट करवा दी। तो अब इसको चाहिए था ये, इसने मिस्टेकनली ये अदर गुड्स को ओके कर दिया। मैंने कहा अच्छा इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तुम इसको ये वाला गुड दे दो। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी इनोसेंटली जो है इसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे के इसके द्वारा मिस्टेक करवाई गई है। इसने मिस्टेक की है ना, कि इसको ये गुड चाहिए था पर इसने लिया ये वाला गुड्स। तो ऐसे जो कॉन्टैक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन से माने जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 18 बात करता है। इसमें ज़्यादा कोई केसेस वगैरह नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है हमारा वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट।
ठीक है। तो हमारी बात करते हैं वाइडेबिलिटी की बात करते हैं एग्रीमेंट जो कि फ्री कंसेंट से नहीं की गई है। तो पहली बात तो हमको यहीं पता चल गई कि विदाउट फ्री कंसेंट अगर की गई है कोई सी बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर विदाउट फ्री कंसेंट किया गया है तो वो क्या होगा, वॉइडेबल है। ठीक है, वो वॉइडेबल है। तो एक बार हम केस में बढ़ते हैं। सेक्शन 19 क्या कहता है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय coercion, fraud और misrepresentation। ठीक है, तो हमारे वो किससे क्रिएट किया है, coercion, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से हमारा क्रिएट किया गया है। आप इसमें नोटिस करेंगे इसमें जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। एक यहाँ पे हमारा आया था कोर्जन देगा 15, ये 17, ये दे रखा है 18 में, पर यहाँ पे सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस था, वो इसमें इसकी बात नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं करता है। तो ये किसकी बात करता है, व्हेन कंसेंट और टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कॉर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक है, अगर इन इन चीज़ों से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा voidable। ठीक है, voidable होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, जिसने कंसेंट दी है, कंसेंट गिवर, जिसने कंसेंट दिया उसके ऑप्शन पे, मतलब उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उसको वैलिड रखा रहने दे या फिर उसको वाइड कर दे। वाइड में दोनों ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, तो जिसने कंसेंट दिया उसके ऊपर है कि या तो वो उसको वैलिड रहने दे या फिर उसको वो वाइड करवा ले। कोर्स में क्या हो गया, एक पार्टी ये रही, दूसरी पार्टी ये रही। ठीक है, इसने बंदूक गन दिखाई इसको, तो इसने डर के मारे कंसेंट दे दी, तो अब ये इसको ऊपर है कि इसको वैलिड रख के रहने दे या फिर वाइड करवा दे। अगर फ्रॉड में है तो एक पर्सन ने, अब फ्रॉड वाले केस में देखते हैं हम कि इस पर्सन ने जो है, इस पर्सन ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके इसको इंड्यूस किया कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो इसने कंसेंट दी है, तो इसके बिहाफ पे जब वाइडेबल है कि इसके ऊपर है कि वो उसको वैलिड रहने दे या फिर इसको वाइड करवा दे। सेम रहेगा मिसरिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगर इसने जो है मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया है तो कंसेंट तो इसने दी है ना, तो इसके ऊपर है कि वो उसको वैलिड रहने दे या फिर इसको वाइड करवा दे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 19 बात करता है। अब सेक्शन 19 में एक हमारा आता है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या कहता है, कहता है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, फ्रॉड विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 17। ठीक है, ये बात हमारी जगह में सेक्शन 17 के रिगार्डिंग में है। क्या कहता है, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें सेक्शन 17 में मिसरिप्रेजेंटेशन भी है कि काफ़ी क्लोज है ना, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन काफ़ी क्लोज है, तो इनके रिगार्डिंग बात चलिए। इफ कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, fraudulent within the meaning of section 17। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज voidable। अगर सेक्शन 17 में जिसमें साइलेंस ऑफ फ्रॉड के द्वारा किया गया है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस किया गया है, पार्टी कंसेंट इंड्यूस की गई है, तो हमारा 19 तो कह रहा है कि ऐसे होंगे voidable। इसका एक्सेप्शन कह रहा है कि ऐसे voidable नहीं होंगे जबकि ये होंगे वैलिड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैलिड। ठीक है, इफ लिखा है, ऐसा कब होगा, इफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट हैज द मीन ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। क्या कहते हैं, हमारा एक पार्टी हमारे पास ये रही, दूसरी पार्टी हमारी ये रही, इसने इंड्यूस किया, इंड्यूसर, और ये दिया
कंसेंट, इसने कंसेंट दे दिया, ठीक है। अब इंड्यूसर ने क्या करा, साइलेंट के थ्रू या फिर फ्रॉडुलेंटली, जो कि सेक्शन 17 के अंडर आते हैं, मीनिंग इसके 17 के अंडर है, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसकी कंसेंट ऑब्टेन की है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होंगे अगर इस पर्सन के पास मीन्स थे, ठीक है, कि वो जो है ट्रुथ को वो बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, बाय अगर वो थोड़ा सी सतर्कता बरतता वो, तो वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता था, उसके पास मीन्स थे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो है हमारा वाइडेबल नहीं होगा, ये होगा हमारा वैलिड, ठीक है। वैसे तो ये होगा हमारा वाइडेबल, कि अगर इंड्यूस किया उसकी कंसेंट को हमारा ऑब्टेन किया इंड्यूस करके, ठीक है। बट अगर इन केसों में साइलेंस, फ्रॉड या फिर मिसप्रेजेंटेशन वाली इन केसों में अगर जिस पर्सन की कंसेंट ली गई है उसके पास मीन्स थे, ठीक है, उसके पास रास्ते थे कि वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के द्वारा वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता था कि जो इसने कह रहा है वो सच है या नहीं है, अगर इसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो, पर वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाते हुए कंसेंट देता है, तो ऐसा वॉइडेबल ना होके वो वैलिड होंगे, ठीक है, वो वैलिड होंगे। इसको हम समझेंगे इलस्ट्रेशन से, इसको हम समझेंगे इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशंस कहता है हमारा, A intending to deceive B falsely represent that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory। सबसे पहले हम बनाते हैं A, ये हो गया B, A के पास है एक फैक्ट्री, ठीक है। A ने क्या किया, B को इंड्यूस किया डिसीव करने के लिए और रिप्रेजेंट किया कि इसमें से जो है 500 माउंट्स जो है माउंट्स ऑफ इंडिगो, मतलब इंडिगो के माउंट जो है एनुअली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और देयर बाय इंड्यूस बी टू बाय द फैक्ट्री, और ए ने इंड्यूस किया कि बी जो है इसको क्या कर ले, बी इसको बाय कर ले, ठीक है। ए ने बी को इंड्यूस किया और बी से बताया कि मेरी फैक्ट्री में जो है 500 माउंट्स जो इंडिगो बनता है, और ऐसे जो बी को इंड्यूस किया, बी ने जो इसको बाय कर लिया, मतलब बी को इंड्यूस किया कि वो इसको बाय कर ले, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है। तो इसने इंड्यूस किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, तो बी जो है इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये होगा वॉइडेबल, ठीक है। यहाँ पर भी फैक्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी की बात हुई नहीं है, तो यहाँ पे इंड्यूस किया है तो मतलब कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये वॉइडेबल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसमें एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है हमारा, A by a misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounts of indigo are made annually at B's factory, ठीक है। इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है। A ने जो है इंड्यूस किया B को बाय करने के लिए कि उसकी फैक्ट्री में जो है 500 माउंट्स इंडिगो बनता है, ठीक है। B एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री, B ने क्या करा, बी ने फैक्ट्री के अकाउंट्स एग्जामिन किए, ठीक है, और विच शोज दैट ओनली 400 माउंट्स ऑफ इंडिगो हैव बीन मेड, और उसमें लिखा हुआ था कि ओनली 400 माउंट्स जो है वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। आफ्टर दिस बी बाय द फैक्ट्री, और इस रिकॉर्ड को देखने के बाद बी ने उसको क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट्स ऑफ एज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। भले ही ए ने जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, 500 मिस रिप्रेजेंटेशन किया था उसने 500 माउंट्स का, बट बी ने जो है
एग्जामिन भी किया अकाउंट्स, डिलीजेंस अपॉर्चुनिटी उसके पास, ठीक है, उन्हें देखा भी तो 400 माउंट्स थे, फिर वो जो है कंसेंट देता है, बाय कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल ना होकर ये होगा वैलिड। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखना, ये इलस्ट्रेशन पूछ लेता है एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 19A। ठीक है, इसका चाहे हम खाली हेडिंग देख लेंगे, क्या कहता है ये, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसमें साफ साफ आ रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए हम बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 16 की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इतना साफ साफ बता दिया कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सेट असाइड करने की पावर है, तो सीधे सीधे इससे पता चलता है कि ये क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये बार पढ़ लेते क्या कहता है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक है, वो वाइडेबल है। Any such contract may be set aside either by absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just। ठीक है, तो इसमें वही वाली बात है कि जिस पार्टी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होगा। ये 19A है, इसको आप लिख लेना, इंसल्टेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1899, ये पूछ लेता है क्योंकि बहुत ही कम इसमें अमेंडमेंट, इसमें बहुत ही कम अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये पूछ लेता है। ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट है। बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, एक तो होता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जिसमें हमारा IPC CRPC और एविडेंस आते हैं इसमें। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं, पर ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ अमेंडमेंट। ठीक है, और इसमें अब ये तुम्हारा होता है सेक्शंस 18, 19 और 19A हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखेंगे मिस्टेक। ठीक है, अब मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक में क्या होता है कि हमारे पास दो पार्टी होती है। ठीक है, तो क्या होता है मान लो कि दो घर हैं, ठीक है, तो ये दोनों घर किसके हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये B के घर हैं। ठीक है, A को पता है कि B के पास बस ये वाला घर है, A के पास इंफॉर्मेशन क्या है कि B के पास ये वाला घर है ब्लैक वाला, जबकि B के पास दो ब्लैक घर हैं, ब्लैक हाउस। ठीक है, तो B ने कहा कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ। B किस घर की बात कर रहा था, B बात कर रहा था इसकी, B बात कर रहा था इस घर को बेचने की, बट A को क्या पता था, A को पता था कि एक B के पास बस ये वाला घर है, तो A को लगा कि ये वाला घर बेचना चाह रहा है, और A क्या करता है, इसको ओके कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों के दोनों मिस्टेक में है, मतलब जो हमारा A पर्सन है ये हमारा मिस्टेक में है।
एज टू सब्जेक्ट मैटर, कि ए बी बात कर रहा है इसकी और ए ने गलती समझ लिया इसकी, तो ये होगा मिस्टेक से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होंगे? ठीक है, तो ये मिस्टेक क्या होती है कि जब दोनों पार्टी किसी अलग अलग डायरेक्शन में जो है अपने सब्जेक्ट मैटर को ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे भी इसके सेक्शन से। और ठीक है, इसको ठीक है, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा मिस्टेक, लिखेंगे हम, चार्ट बनाएंगे आप भी। मिस्टेक, हम बात करें मिस्टेक की। मिस्टेक दो टाइप की होती है हमारी मिस्टेक। एक होती है हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होती है हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और दूसरी होती है हमारी मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक होती है दो टाइप की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है दो टाइप की, और मिस्टेक ऑफ लॉ भी होती है दो टाइप की। देखेंगे हम, एक मिनट से, आपका चार्ट काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है हमारी दो टाइप की। एक तो होता है बायलेटरल, एक होता है क्या, बायलेटरल होता है, मतलब कि इसमें दोनों ही पक्षकार भूल में होते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में होती हैं। और एक होता है यूनिलेटरल, जिसमें कि एक पार्टी जो है मिस्टेक में होती है। ठीक है, तो जो हमारा बायलेटरल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये हमारा बता रखा है हमारा सेक्शन 20। ये बता रखा है हमारे सेक्शन 20 में। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो यूनिलेटरल होता है वो बता रखा है हमारा सेक्शन 22 में। ठीक है, अगर दोनों पार्टी अगर भूल में है, मिस्टेक में है, तो वो सेक्शन 20 में बता रखा है। अगर दोनों उसमें से दोनों पार्टी में से एक पार्टी भूल में है, मिस्टेक में है, तो वो सेक्शन 22 में बता रखा है। ठीक है, अगर दोनों पार्टी एज टू मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर दोनों पार्टी भूल में है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सीधे होंगे वॉइड, जो हमारे उसमें दे रखा है। ठीक है, तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है, तो ये हमारी अगर बायलेटरल है तो 20 में बता रखा है, यूनिलेटरल तो 22 में बता रखा है। अगर बायलेटरल है तो 20 में है, वो बता रखा वाइड। ठीक है, और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल है तो 22 में बता रखा है, तो वो क्या है, नॉट वाइडेबल। नॉट वाइडेबल, ठीक है। तो ये हमारा बता रखा है सेक्शन 20 और 22 में। ठीक है, अब बात आती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ भी हमारा आएगा इसमें टू टाइप्स का। ठीक है, पहला आएगा हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ किसके रिगार्डिंग, इंडियन लॉ के रिगार्डिंग। एक होता है हमारा इंडियन लॉ जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होता है,
एक होता है हमारा फॉरेन लॉ। ठीक है, एक हो गया इंडियन लॉ और एक हो गया हमारा फॉरेन लॉ। और ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी हो गया बायलेटरल और यूनिलेटरल। और ये भी होते हैं दो टाइप के, बायलेटरल और हो गया हमारा यूनिलेटरल। ठीक है, अगर मिस्टेक एज टू लॉ, अगर दोनों पक्षकार भूल में है इंडियन लॉ को लेकर, या फिर एक पक्षकार, दोनों या तो दोनों भूल में हो या फिर उनमें से एक जो है भूल में हो, चाहे कोई भी हो, इसका हमेशा आएगा नॉट वॉइडेबल। वो वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर फॉरेन लॉ को लेके मिस्टेक में है तो इसका जो हमारा इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होगा। ठीक है, अगर फॉरेन लॉ को लेकर मिस्टेक में है, मिस्टेक एज टू लॉ है फॉरेन लॉ को लेकर, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होगा। मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल का क्या रिजल्ट था, वाइड। तो फॉरेन लॉ को लेकर बायलेट दोनों पार्टी जो है मिस्टेक में, तो वो हो जाएगा वाइड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल को लेकर क्या था, नॉट वाइडेबल, तो इसके भी हो जाएगा नॉट वाइडेबल। ठीक है, और एक और बात इसमें हम नोट करेंगे, जो हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर बात हो रही है वो हमारा बता रखा है सेक्शन 21 में। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम क्या कहता है ये कहता है मिस्टेक होती है, दो टाइप की मिस्टेक हो गई, एक हुई मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ बताया हमारा सेक्शन 21 में। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है दो टाइप की, एक होती है बायलेटरल, एक होती है यूनिलेटरल। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बता रखा है 20 में, और यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बता रखा है सेक्शन 22 में। अगर वो भी देखना फैक्ट भी, और मिस्टेक ऑफ लॉ के दो चीज़ को लेकर, या तो इंडियन लॉ को रिगार्डिंग या फिर फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये भी देखिए दो दो टाइप के, बायलेटरल और यूनिलेटरल, बायलेटरल और यूनिलेटरल, ये मिस्टेक। ठीक है, तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो हो जाएगा वो वाइड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेके एक पार्टी मिस्टेक में है तो वो हो जाएगा नॉट वाइडेबल। नॉट वाइडेबल मतलब या तो वो होगा वैलिड या फिर वो होगा वाइड। पर आपका क्वेश्चन में वैलिड और वाइड का ऑप्शन ही नहीं आएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा नॉट वाइडेबल लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको एज इट इज उसको वैसे ही फिल करना है, नॉट वाइडेबल। आपको इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आता है हमारा इसका। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ को इंडियन लॉ में देखते हैं, चाहे वो बायलेटरल हो चाहे वो यूनिलेटरल हो, वो हमेशा नॉट वाइडेबल होगा। मतलब या तो वो वैलिड या फिर वो होगा वाइड। ठीक है, पर इसमें भी आपका आंसर नॉट वाइडेबल, मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, अगर फॉरेन लॉ को लेकर आती है बात तो वो होती है वाइड। मतलब फॉरेन लॉ को लेकर बात होती है
तो मिस्टेक ऑफ लॉ में फॉरेन लॉ को लेके हैं, तो इसका इफेक्ट वही होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। ठीक है, तो फॉरेन लॉ में बायलेटरल का क्या इफेक्ट होगा, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल का है, मतलब वाइड। ठीक है, और फॉरेन लॉ में यूनिलेटरल का इफेक्ट क्या होगा, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल का इफेक्ट है नॉट वाइडेबल। ठीक है, फिलहाल आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद करते हैं हम सेक्शन 20। सेक्शन 20 से लेकर इसको करते हैं हम कल। ओके।